गुड मॉर्निंग सर। आपके ठीक है, अभी ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपने एग्रीकल्चर की क्लास की तरफ। तो सीधा हम लोग को मैटर से ही करना है, पीडीएफ से पूरा पढ़ना है। एग्रीकल्चर में कुछ खास प्रश्न देखिए, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर को बहुत विस्तार से आप लोग देखना होता है, लेकिन यूपी से रिलेटेड एग्रीकल्चर ना, जो आपको मैंने पहले दिन क्वेश्चन बताया, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ थोड़ा सा आपको चावल के उत्पादन के भी बारे में, बाजरा के उत्पादन के बारे में, पान के उत्पादन के बारे में, खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं, जायद फसलें कौन कौन सी हैं, रबी फसलें कौन कौन सी हैं, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उन कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, उनका आधार क्या होता है, तापमान होता है, वर्षा होती है, मिट्टी होती है, उस आधारों पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वह जलवायु क्षेत्र में कैसे मौसम है, किस प्रकार की मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, इसी को लेकर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और एग्रीकल्चर को लेकर यूपी स्पेशल में बहुत खास प्रश्न नहीं बनते और मोस्टली फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। तो सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ कवर कर लिया है पीडीएफ में, और कोशिश करेंगे इसको मैं डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी जल्दी से आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से देखूँ, यहाँ कोई मैपिंग की आवश्यकता खास नहीं है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक और 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले, जिसमें पढ़ चुके सब चुके हैं सारी बातें, लेकिन प्रथम स्थान को लेकर एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैपिंग के माध्यम से लास्ट में एक बार उसको मैं रिवीजन करा दूंगा कि प्रथम स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले किस मामले में है, ताकि वो क्वेश्चन भी आपके तैयार रहें। तैयार हैं, आपने पढ़ा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैप के माध्यम से उसे लास्ट में बता दूंगा। इसमें मैपिंग की कोई आवश्यकता नहीं, केवल फैक्ट है, फैक्ट आपको बहुत याद करने होंगे, तो 2-3 बार इसका रिवीजन करना भी होगा। कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको तय करा दूं। आकाश जायसवाल जी बताइए। कृष्णानंद जी सर, आप 3 दिन से नहीं दिखे तो हम लोगों की हालत खराब हो गया था, आज अच्छा लग रहा था। क्या, क्यों हालत खराब हो गया था कि हम मतलब 2-3 दिनों का गैप था ना, हमेशा हमेशा के लिए गैप तो नहीं था, आप हमेशा हमेशा तो नहीं समझने लगे। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा से गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग संजय कुमार यादव जी। हाँ आकाश जायसवाल, कुछ आप डाउट बता रहे थे भैया, क्या डाउट है आपको, जरा बताइए, कमेंट करिए। सर जी मेरा एक डाउट है, प्लीज बता दीजिए, कमेंट करिए, डाउट देखता हूँ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर के एक पार्ट की तरफ। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। आपको मैं इतना जरूर यहाँ मेंशन करता रहूंगा कि इस फैक्ट को किस तरीके से याद करना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की ही बात क्या, यदि पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों की कृषि कर्मकारों के योगदान में, अब कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि भाई जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उस काम करने वाले लोगों में से, अरुण जी गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका क्लास ऑफलाइन करता हूँ, ऑफलाइन का मीन्स बाद में करते हैं ना, तो लाइव नहीं करते हैं। विनय कुमार खुश रहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जल्दी से हमको कंप्लीट करना है, फिर आगे की कुछ क्लासेस हैं, कई जगह क्लासेस मिस हुई हैं, उसको कंप्लीट करना है मुझे। तो उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 62.3% है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उस कार्य करने में कितने लोग लिप्त हैं कृषि में, केवल लगभग 60% आप कह सकते हैं, केवल कृषि में ही लिप्त हैं इतने सारे लोग। उसके आगे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कृषि श्रमिक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक 30.3% एवं कुल कृषक दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक की बात की जाए तो लगभग 29%। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो केवल जानकारी के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में प्राथमिक खंड का भाग 25.2% 2019-20 में चालू कीमतों पर है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की अर्थव्यवस्था को मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन, इंग्लिश में इसका मतलब होता है बैकबोन। वही हाल है ना, जैसे कि आप जब साइंस पढ़ते हैं, कहीं साइंस में यदि आपने ब्लड नहीं पढ़ा, आपने विटामिन नहीं पढ़ी, तो साइंस का बैकबोन है। आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा, तो वह उसका बैकबोन है या मेरुदंड है। तो हर सब्जेक्ट के अपने कुछ बैकबोन होते हैं। उसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका इतनी अधिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का इसे मेरुदंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेरुदंड हिंदी में है बैकबोन का शब्द का। सर आवाज में दिक्कत आ रही है, ऐसा है? वॉइस तो फ्रेंड्स क्लियर होनी चाहिए, जरा कमेंट करके बताइए। और भी लोगों को दिक्कत है या विनय भैया को दिक्कत आ रही है थोड़ा सा? अगर और लोगों को भी दिक्कत, इसका मतलब प्रॉब्लम फिर यहीं से है। वैसे वॉइस तो क्लियर, अभी तो करंट की क्लास मैंने लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी। जरा कमेंट करके और भी लोग बताइए फ्रेंड्स, क्लास क्लियर चल रही, वॉइस मेरी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बीच बीच में खर भरा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देश के कुल खाद्यान्न टोटल फूड ग्रेन्स उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ये तो मैंने पहले दिन ही बताया था, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आवाज सही है? साक्षी नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, साक्षी भी कह रहे जी प्रॉब्लम है, वॉइस इज क्लियर। श्रद्धा कह रहे हैं यस सर, गीता यादव कह रही वॉइस इज क्लियर। तो यहां से सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां से अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल मैं एक बार हो सकता है सेट करते टाइम ऐसा हुआ हो।
अच्छा आ रही है प्रॉब्लम, कई लोगों को है। विनय जी देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देख रही है, हम लोग आगे चलते हैं। तो उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है और कृषि निवेश पर दे अनुदान को डीबीटी, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और डीबीटी की शुरुआत भी इसलिए की गई ताकि मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त किया जाए। जो मध्यस्थता होते हैं बीच में, मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त करने के लिए डीबीटी प्लान को लाया गया है। और डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला कृषि निवेश में या अनुदान के रूप में पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। तो एसी की आवाज आ रही, बंद कर दीजिए, फैन चला दीजिए। और प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 1.8 हेक्टेयर है। जोत आकार की बात की जाए, जोत आकार का मतलब क्या होता है? जो कृषि योग्य भूमि कृषकों के पास होती है, उस कृषि योग्य भूमि में, मान लीजिए कृषि योग्य भूमि इतना है, ये 100% है, इसमें केवल खेती इतने पिक की जाती है, ये इतना परसेंट जो मैंने पूरा कलर कर दिया, तो ये कृषि जोत है, कृषि जोत का आकार है। इस पर भूमि कृषि नहीं की जाती। तो आपके घरों में भी यही होता होगा, जितनी आपके पास खेती है, क्या उन सभी खेतियों पर, सभी खेती जो कृषि योग्य भूमि जितनी है, क्या सब पे कृषि के कार्य किए जाते हैं? नहीं, सब पे कृषि के कार्य नहीं किए जाते हैं। कृषि का प्रयोग अन्य तरीकों से भी किया जाता है। कुछ खेत आपके पड़ती रह जाते हैं। पड़ती का मतलब समझते हैं? ऐसा खेत जिस पर आप कृषि योग्य भूमि है लेकिन उस पर आप बोआई जुताई नहीं करते हैं, कोई फसल नहीं उगाते हैं, उसे पड़ती कहा जाता है। तो पड़ती के रूप में भी होते हैं। कुछ ऊसर के रूप में होते हैं जिसमें कि अनाज उगता ही नहीं, उसको भी आप छोड़ देते हैं। तो मायने ये नहीं लगता कि कृषि योग्य भूमि तो है और उस कृषि योग्य भूमि में कितनी कृषि आप करते हैं, वह आपका जोत आकार कहलाता है। और प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह 1.08 हेक्टेयर है। और प्रदेश को कुल, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा गया है एग्जाम में। और इस बार ये 2020 में जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, 2016 का जो संशोधित पेपर था, वहां भी ये सवाल पूछा गया। प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? उनके मृदा के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, उनके तापमान टेम्परेचर के आधार पर, उनके जल पानी के आधार पर, और मानव संसाधन किस प्रकार से है, इन आधारों पर पूरे कृषि जलवायु प्रदेशों को, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा यानी कि मिट्टी, वर्षा यानी कि पानी, तापमान यानी कि टेम्परेचर, जल एवं मानव संसाधन के आधार पर इन्हें 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे आंकड़े बार बार नहीं आते। नवीनतम आंकड़ा जो 2014-15 में आया था, पहले उसको देखिए। 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि 1,81,856 हजार हेक्टेयर है, जो पूरे भारत का लगभग 10.41%, 18,939 हजार हेक्टेयर भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये जो ऊपर वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 था, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर था। उसी तरीके से पूरे भारत में कुल कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो ये डेटा है। लेकिन पूरे भारत में जितने कृषि योग्य भूमि है, उसका कितना भूमि उत्तर प्रदेश में है, तो 10.41%, जबकि जनसंख्या 16.51, जबकि क्षेत्रफल 7.33%। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बात है कि पूरे कृषि योग्य भूमि में जहां 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उन राज्यों में से केवल कृषि योग्य भूमि 1/10% उत्तर प्रदेश में है। ये बड़ी बात है। अभी ठीक है विपिन कुमार, अभी ठीक है, थोड़ा उनके मसल्स टेंस ज्यादा हो गया था, मसल्स थोड़ा फटी थी, तो अभी ठीक है, पहले से बेटर है। 2015-16 में शुद्ध नेट बोया गया क्षेत्रफल जो था वह 165 लाख हेक्टेयर था। मतलब कि कुल कृषि योग्य भूमि में कितने क्षेत्रफल पर कृषि की गई, तो वह 165 लाख हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु अंचलों का विवरण एक बार मैं आपको दे देता हूं। जोन संख्या और जोन का नाम। जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो पहला क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु है। मृदा कौन कौन सी है? दोमट, मटियार, दोमट। न तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, न तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, कभी पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन 9 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सच बताऊं तो मैंने केवल जानकारी के लिए दिया है, आप इसको देखना चाहिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, न तो मृदा के कोई यहाँ प्रकार पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा, जोन के नाम, जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र अंचलों में इसे बांटा गया है, वह कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला आपका है तराई क्षेत्र,
जो गोरखपुर वाला बेल्ट है। फिर है आपका पश्चिमी मैदान क्षेत्र, जो आपका ब्रजभूमि वाला क्षेत्र है। फिर आपका है मध्य पश्चिमी मैदान, जो आपका हरदोई वाला बेल्ट है। तो तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो आपका जालौन, इटावा और झांसी वाला है। मध्य मैदानी क्षेत्र, जो आपका अवध वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र, जो आपके 7 जिले आपने देखे हैं। उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, उत्तर और पूर्वी, इसका मतलब जो आपका महाराजगंज का, कुशीनगर का, देवरिया का, बस्ती का और सिद्धार्थनगर का, ये जो बेल्ट है ये उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र है। उसके बाद 8वां क्या है आपका पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान पूरा ये वाला जो बेल्ट आपका है, ये वाला बेल्ट, इसे पूर्वी मैदान कहा गया। और लास्ट में आपका विंध्य क्षेत्र, और विंध्य क्षेत्र वही बुंदेलखंड वाला जो एरिया नीचे है वो आपका विंध्य क्षेत्र है। इस 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो अक्सर आप बार बार तो ये जानते हैं कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। जब मेंस का कभी क्वेश्चन क्लास करेंगे, वैसे आने वाले समय में संभावना आ रही हो सकता है ऑप्शन की जगह हटा करके स्टेट पीसीएस का ही, मतलब कि कृषि यूपी के बारे में ही पूरा मेंस का एक ऑप्शन कराएं। अगर ऐसा हो पाया, अभी बातें सब चल रही हैं, कुछ प्रदेशों ने ये लागू भी शायद किया है, अभी उत्तर प्रदेश में भी ये बातें चल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत विस्तार से ये सब पढ़ेंगे आपको, और यूपी बहुत काम भी आएगी आपको। वहां पे जलवायु क्षेत्र होता है प्रियंका। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो केवल जानकारी के लिहाज से बताया, यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न यहां से बनना स्टार्ट होगा, जिसमें से 50% बात आपको पहले से पता है। यदि मैं खाद्यान्न उत्पादन की बात करूं फ्रेंड्स, तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, तथा मध्य प्रदेश दूसरे एवं पंजाब तीसरे स्थान पर है। यूपी स्पेशल में वैसे पूछा आपको पहला ही स्थान जाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा भी याद रख सकते हैं आप। तो दूसरे में मध्य प्रदेश है और तीसरे में पंजाब है। लेकिन किसकी बात की जा रही, जो खाद्यान्न खाने वाले चीजें हैं उनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान रखता है। इनके अलावा 3 क्षेत्रों में या 3 उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है स्पेशली। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पूरे कृषि में। अगर मैं सवाल की बात करूं यूपी पीसीएस में या आरओ में कि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बना है, तो 70% क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर में यही पूछा गया, यही लाइन पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना तथा आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। जबकि चावल की बात की जाए तो चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद, किसके बाद, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब चावल के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जबकि कुल खाद्यान्न, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भी ये 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। जहां जहां फसलें होती हैं, फसलें 3 प्रकार की होती हैं। एक रबी की फसलें, एक खरीफ की फसलें और एक जायद की फसलें। कौन कौन सी, एक खरीफ की फसलें, एक जायद की फसलें और एक रबी की फसलें। और ये 3 प्रकार की फसलें फ्रेंड्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इन 3 प्रकार की फसलों को लेकर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी फसल निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, कौन की फसल निम्नलिखित में से रबी की फसल है और कौन कौन सी फसल इसमें जायद की फसल है। तो जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो अब ये काटी जा चुकी है लगभग, वो कटाई किसकी हुई है, वो रबी की फसल की हुई है। लेकिन जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं उसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। इसका मतलब अब जो फसलों की आपकी रोपाई होगी, जिसकी बुआई की जाएगी, चाहे वह बाजरा हो, चाहे वह मक्का हो, चाहे वह आपका चावल हो यानी कि धान की खेती, या उसमें अंतर्गत और भी कुछ आपके आते हैं, कुछ दलहन भी आते हैं जो आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, उनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। और रबी की फसल की बात की उसमें सरसों आ जाता है, लाही आ जाता है, मटर आ जाता है, आलू आ जाता है, गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है। ये सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। इन्हीं के साथ साथ कुछ जायद की फसलें हैं। जायद की फसलों की बुआई हो रही है, ये अप्रैल मई में होती है, जून जुलाई में, महज 2 महीने में काम हो जाता है। इसमें खीरे आते हैं, खीरा आता है, ककड़ी आते हैं, खरबूजे आते हैं, तरबूज आता है, प्याज आता है और कभी कभी इसमें भिंडी भी आ जाती है। ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। और जायद की फसलों का जो समय काल होता है बहुत कम होता है। इसे अप्रैल मई में बोया जाता है और जून जुलाई तक उसे काट लिया जाता है। ये 3 प्रकार की फसलें केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जब पूरे भारत की भी कृषि पढ़ेंगे तो आपको यही 3 प्रकार की फसलें पढ़ाई जाएंगी। और बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, इसकी कटाई कब की जाती है, जायद की फसलों की बुआई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। टेक्निकल महोदय यूपी स्पेशल की क्लास अपलोड कर दीजिए। यूपी स्पेशल की क्लास तो पूजा यादव जी अपलोड कर दी गई। कौन सी क्लास आपको नहीं मिली है? यूपी स्पेशल की जितनी क्लासेस अब तक हुई उसमें से सब अपलोड हो गई या नहीं, जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि 1-2 लोगों को मैंने कमेंट देखा। और पूजा यादव के टेक्निकल महोदय यूपी स्पेशल की क्लास अपलोड कर दीजिए। जरा बताइए कि यूपी स्पेशल की कौन कौन सी क्लासेस अभी नहीं मिली। लास्ट क्लास मैंने फ्राइडे को लिया था, नहीं सैटरडे को शायद मैं क्लास नहीं ले पाया था। हाँ मे बी सैटरडे को शायद मैं क्लास नहीं ले पाया था उसी दिन, हाँ नहीं ले पाया था। तो सैटरडे फ्राइडे को लास्ट क्लास मैंने लिया था। क्या फ्राइडे तक की क्लास अपलोडेड है?
जो नहीं पढ़ाया गया वो विपिन कुमार जी आप टेक्निकल टीम से बात करिए, और जो आप संस्थान में बात करिए वो वहां से आपको बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस आपको शेड्यूल में बताया गया है, कौन कौन सी नहीं चाहिए, तो वहां पे आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की फसलें हैं, एक रबी की फसलें, एक खरीफ की फसलें और एक जायद की फसलें। आइए व्याख्या को देखते हैं। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें उगाई जाती है। लाही भी एक प्रकार के इससे भी तेल होते हैं। क्षितिज सिंह जी कह रहे हैं सारी क्लासेस सर यूपी स्पेशल की अपलोड है, तो किसकी बात कर रहे हैं? गीता यादव जी, क्या नाम था आपका? लाही से भी आपका जो क्या होता है, तेल होता है। तो ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, तंबाकू वैसे जायद में भी आ जाता है, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू, ये सब फसलें उगाई जाती हैं रबी के अंतर्गत। और खरीफ के फसलों के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो खरीफ के फसलों के अंतर्गत आपका चावल आएगा, गन्ना आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, मक्का आएगा, कपास इंपॉर्टेंट, सनई के चावल आपके दादाजी खाएंगे वो बताएंगे आपको, तथा कुछ दलहन फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। और यदि जायद की फसलों के अंतर्गत की बात करें तो इसमें तंबाकू, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, काशीफल एवं प्याज का उत्पादन किया जाता है। और क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछे जाते हैं आपसे। तो तंबाकू जायद में भी आता है और आपका रबी में भी आता है। आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता का मतलब समझते हैं? प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। तो 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता 38.60 क्विंटल, कितने में? 1 हेक्टेयर में। और 2019-20 में गेहूं की उत्पादकता 39.22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। तो 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन जितने क्विंटल का होता है वही उसकी उत्पादकता कहलाती है। देखिए अलग अलग होता है, कुछ राज्यों में आपको कुछ फसलों के उत्पादन अधिक मिलेंगे, लेकिन उसी राज्यों में हो सकता है किसी दूसरी फसल की उत्पादकता अधिक मिल जाए। ये मायने ये नहीं रखता है जहां पे उत्पादन अधिक हो वहां पर उत्पादकता भी अधिक हो। डिफरेंस समझते हैं ना? उत्पादकता का मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब ये हुआ कुल क्षेत्रों में आपको कितने पैदावार हुई। उत्पादकता का मतलब यह हुआ कि कुल कृषि योग्य भूमि में जो प्रति 1 हेक्टेयर की भूमि में कितना उत्पादन हुआ वह उत्पादकता कहलाती है। बहुत लोगों के पास 5 बीघे खेती होती होगी। 5 बीघे खेती के हिसाब से मान लीजिए उनके पास 20 क्विंटल गेहूं की पैदावार करते हैं तो उत्पादन तो ज्यादा है। मेरे पास मान लीजिए 2 बीघे की खेती है, मेरा उत्पादन केवल 4 क्विंटल है। लेकिन हमारे प्रति 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल गेहूं होता है, लेकिन उनके प्रति 1 हेक्टेयर में केवल 1 क्विंटल गेहूं होता है। वो भले उनके पास कृषि ज्यादा थी, खेत ज्यादा थे, तो उनका उत्पादन तो अधिक हुआ, लेकिन मेरी उत्पादकता अधिक है। हमारे पास जितने खेत एकदम ठोस खेत है, प्रति हेक्टेयर में ज्यादा पैदावार हमारी खेतों में होती है। तो वह उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि प्रति 1 हेक्टेयर में उत्पादन की क्षमता। और उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जितना उत्पादन आपके कुल कृषि क्षेत्र में हुआ उसे उत्पादन कहा जाता है। सर वीडियो रुक रुक कर चल रही है, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स, क्लास एकदम क्लियर चल रही है हमारे सामने। तो 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती का क्षेत्र की बात की जाए तो 98.56 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में जितने कृषि योग्य भूमि है उस संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का 98.56 लाख हेक्टेयर भूमि केवल गेहूं की खेती की जाती है। तभी तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में खेती गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इतना ही नहीं, एक मजे की बात और देखिए, 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 32.75 मिलियन टन रहा। 18-19 का लेटेस्ट आंकड़ा जो आपका सबसे लास्ट में आया था आंकड़ा, उत्पादन 32.75 मिलियन टन है, जो कि अखिल भारतीय के गेहूं उत्पादन का 32.0% है। अखिल भारतीय का मतलब समझ रहे हैं? भारत का। भारत में जितना गेहूं का उत्पादन हुआ उस पूरे गेहूं के उत्पादन में 32.04 यानी कि 1/3 से भी अधिक गेहूं का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में रहा। ये बड़ी बात है। इतने बड़े देश में जहां 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, जिसकी क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर हो, जहां पर इतना अधिक कृषि योग्य भूमि हो, और जब पूरे कृषि योग्य भूमि की बात की जाती है तो पूरे भारत के कृषि योग्य भूमि का 10% कृषि योग्य भूमि केवल उत्तर प्रदेश में है। और जब हम गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं, पूरे अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत में जितना गेहूं का उत्पादन किया जाता है उस पूरे उत्पादन का 32% गेहूं का उत्पादन महज उत्तर प्रदेश में ही होता है, केवल उत्तर प्रदेश में होता है। ये बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई, युआई नहीं, गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। और हमें लगता है जितने भी लोग कृषि कार्य करने वाले लोग होंगे सबके यहाँ गेहूं की कटाई हो चुकी होगी, भूसा आपने रख लिया होगा। अब धीरे धीरे आपके खेत खलिहान खाली हो चुके होंगे, खेतों में खाद पड़ रही होगी, और धीरे धीरे आप लोग धान की बुआई के लिए अब आप लोग बेरन की तैयारी कर रहे होंगे, और खेतों में कहीं कहीं भिंडियां भी दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? देखिए वैसे 2 जिले भी 3 याद रखिए, बहुत है इनफ है, लेकिन मैंने और बता दिया आपको। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले की बात करें, उत्पादक जहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादकता की बात नहीं कर रहा हूं, हरदोई, अलीगढ़ और बुलंदशहर, तीनों पास में ही है। हरदोई यहां है,
और अलीगढ़ यहाँ है जो हरियाणा को स्पर्श करता है, और हरदोई को आप जान ही रहे उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। इन तीनों जिलों में क्या है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ये केवल जिले की बात हो रही, पूरे भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक होता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो नंबर 1 पे हरदोई है, नंबर 2 पे अलीगढ़ है, नंबर 3 पे बुलंदशहर है। ये मैं क्रम बता दिया आपको, वैसे तो